कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैरेक्टर के रूप में जा रहा है हमारे कि आपको ये काम करना है। जैसे कैप्स लॉक प्रेस कर रहे हो तुम, तो कैप्स लॉक के प्रेस करने पे तुम्हारे कंप्यूटर को क्या जा रहा है, एक कैरेक्टर फॉर्मेट में एक इनपुट जा रहा है कि आपको क्या करना है, और फिर वहां पे कंडीशन चेक हो रहा है कि अगर ये कैरेक्टर आ जा रहा है तो आप क्या करिए, अब इनपुट आपको जो भी लेना है वो कैपिटल में लेना है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इनपुट आउटपुट पार्ट होता है, उस इनपुट आउटपुट पार्ट में ये कोडिंग किया गया हुआ है। ये कोडिंग किया हुआ गया कि आपको कैप्स लॉक हम प्रेस कर रहे हैं, तो कैप्स लॉक के प्रेस करने पे एक कैरेक्टर इनपुट होगा। वो कैरेक्टर इनपुट को वहां चेक किया जा रहा है कि अगर ये कैरेक्टर इनपुट में आ रहा है, इसका मतलब आप क्या करिए, इसको सारे अब जो लेटर इसके बाद इनपुट लेना है उसको आप ये कर दीजिए, यानी इनपुट मोड को आप कैपिटल कर दीजिए। ऐसे ही करके दूसरा कोई भी बटन करो। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमको वहां %c यूज नहीं कर सकते थे, हम %s यूज किए। %s भी सही सही जा रहा था, सारा कुछ वर्क सही कर रहा था। फिर आया कि ये स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग पे वर्क नहीं कर रहा था, स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग पे हमारा वर्क नहीं कर रहा था, तो उसके लिए हम लोग देखे थे जो भी था। तो ओवरऑल ये सही था। उसके बाद ट्रांसवर्स करने का हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग लेंथ फाइंड करने के लिए, तो वो नल कैरेक्टर का यूज करके या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर आपको हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता है कि स्ट्रिंग का क्या लेंथ है, तो हम तो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से करेंगे, और नहीं तो नल कैरेक्टर के थ्रू। तो ये बताए थे कि अगर हमको जब भी कोई ऑपरेशन करेंगे, जैसे ये अल्फाबेट वाला फाइंड करने वाला था, तो अल्फाबेट वाले फाइंड करने में तुम लोग क्या किए हो, अच्छा ये चीज हम गौर नहीं किए थे किसी का, एक एक ने बनाया है कि अल्फाबेट वाले फाइंड करने में ये लोग कैसे गई है। ओके चलो देखते हैं, फिर उसमें वो चीज होता, वो काम। ओके तुम डायरेक्ट थी से चेक कर लिए, चलो कोई नहीं, डायरेक्ट तुम कर लिए कि जब तक SI का इनपुट 0 ना हो तब तक आप ये करते रहे। तो यहाँ यही तो चीज यूज हो गया, यहाँ यही सेकंड पार्ट तो यूज हो गया कि हमको ट्रांसफर करने के लिए या तो हम लेंथ यूज कर सकते हैं, नहीं तो नल कैरेक्टर। तो ये नल कैरेक्टर की हेल्प से क्या कि पूरे स्ट्रिंग को ट्रांसफर करके और वहां से चेक कर रही है। यहीं पे अगर हम दूसरा काम एक कर सकते थे लेंथ के थ्रू, कि हम पहले क्या किए, लेंथ जैसे फाइंड करने का हम कंडीशन पढ़े बनाए थे, उस प्रोग्राम के थ्रू तुम एक लेंथ पहले फाइंड कर लेते और उतने टाइम से लूप चलाते। बोले एक तो तरीका जैसे ये नल कैरेक्टर का यूज करके हम किए कि while SI इक्वल टू क्या है जो भी था हमारा, SI इक्वल टू /o, तब तक आप क्या करिए, ये कंडीशन चेक करते रहिए जब तक SI/o ना हो। ये नल कैरेक्टर हो गया। यहीं पे हम दूसरा काम क्या कर सकते थे कि हम पहले नल कैरेक्टर के हेल्प से लेंथ निकाल लेते, और लेंथ निकाल कर तब उस लेंथ के हिसाब से ट्रांसफर करते। तो ये चीज था अलग अलग, ये भी हम देखे थे, इतना तक हम देखे थे। फिर एक्सेप्ट करना, ये जो भी था एक्सेप्ट करना हम लोग देख ही लिए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। अब आज के क्लास में हम लोग आगे मूव करते हैं। पहले देखते हैं कि पॉइंटर को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग में पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो कहा कि वी हैव यूज्ड पॉइंटर विथ एड ए फंक्शन प्रिमिटिव डेटा टाइप सो फार। हम लोग अभी तक पॉइंटर को क्या कर रहे थे, हम लोग अभी तक पॉइंटर को एरे के साथ यूज किए थे, एरे में सभी को फंक्शन में यूज किए थे। फंक्शन में कॉल था, कॉल बाय रेफरेंस के केस में लोग पॉइंटर यूज करते थे पास में। फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप जो इंट कैर फ्लोट था, इसके साथ हम लोग यूज करते थे। स्ट्रक्चर में भी हम लोग देखे थे। तो ये अलग अलग था कि जो भी था हम अभी तक यूज किए थे। लेकिन अब कहा कि हाउएवर पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू पॉइंट द स्ट्रिंग। वैसे ही कहा कि अब पॉइंटर का यूज हम लोग स्ट्रिंग को भी, एक मिनट रुकना। तो उसके बाद क्या एक केस और देखे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंटर का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग को भी पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद बोला देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंट स्ट्रिंग। ये चीज हमेशा हम बता के चले हैं कि अगर पॉइंटर सीख लो, क्योंकि पॉइंटर को यूज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये स्ट्रिंग की ही नहीं, एरे की ही नहीं, हर जगह एज ए प्रोग्रामिंग में जब पॉइंटर तुम यूज कर चलोगे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो तुम्हारे कोड को सॉर्ट करता है। एक तो तुम्हारे कोड को सॉर्ट करेगा। अभी तुमको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा बड़ा है कि सर एक एक्स्ट्रा हमको लेना पड़ता है, लेकिन जब बिग प्रोग्राम लिखोगे, कम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखोगे, तो वहां तुम्हारे वो लॉजिक को एक सिंपल करता है। एक तो लॉजिक को सिंपल किया तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारे प्रोग्राम को सॉर्ट करता है, कम मेमोरी लेता है। जैसे पॉइंट एरे की बात करें, हमको पहले एरे में क्या करना पड़ता था, एरे में हम लोग को पहले पूरा एरे का साइज 20 एलिमेंट लेते थे, तो 40 बाइट का हम ब्लॉक क्रिएट करते थे। अब वहीं पे हम पॉइंटर अगर हम जब लाए, पॉइंटर लाए तो हम क्या किए,
पॉइंटर के केस में हम जस्ट एक 4 बाइट का पॉइंटर एलोकेट कर दिए, उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हम उतना ही मेमोरी ले रहे हैं जितने मेमोरी की हमको आवश्यकता है। हम लोग एक पॉइंटर को एलोकेट कर दिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू उतने ही मेमोरी को ले रहे हैं जितने मेमोरी की हमको आवश्यकता है। उसके बाद हम अपना ऑपरेशन किए और लास्ट में उस मेमोरी को फ्री कर दिए। तो कहीं ये नहीं हुआ, तो यही चीज था कि पॉइंटर के, तो यहाँ भी बोला कि यहाँ भी स्ट्रिंग में भी आपको पॉइंटर का यूज करने का बहुत ज्यादा एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। जैसे एग्जांपल एक कह रहा है कि ये चीज देखो कि हैज इंक्लूड स्टूडियो, यहाँ वॉइड मेन है, ये एक S11 नाम का साइज का एक लिया, इसके अंदर जावाटी पॉइंटर स्टोर किया हुआ है। उसके बाद एक पी नाम का पॉइंटर लिया और इस पॉइंटर को क्या किया, पॉइंट करवा दिया स्ट्रिंग एस पे, इसको पॉइंट करवा दिया और पी के थ्रू इसको प्रिंट कर दिया। तो आप कहोगे सर यहाँ ये क्या हुआ, यहाँ ऐसा क्या हुआ, तो अभी तो ये सिंगल कैरेक्टर लिया, लेकिन अगर जब हमको स्ट्रिंग को बताए थे लास्ट क्लास में, स्ट्रिंग का जब हम ऑपरेशंस करेंगे, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस करेंगे, जैसे तुम यहाँ ये वाला ऑपरेशन देख रहे होगे, ये जैसे किया हुआ एक क्वेश्चन था जो यही वाला, एक ऑपरेशन था कि हमको पूरे स्ट्रिंग को ट्रांसवर्स करके उसमें कितना अल्फाबेट है, कितना डिजिट है, कितना स्पेशल कैरेक्टर ये प्रिंट करना, तो ये एक ऑपरेशन हो गया तुम्हारा, ये एक एप्लीकेशन हो गया, सॉरी स्ट्रिंग का एक एप्लीकेशन हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग का यूज करके हम यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं और फिर उस स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स कर करके हम उसमें कितना अल्फाबेट, ये अभी तक हम ये इसके थ्रू नहीं कर पाते, इंटीजर एरे के थ्रू ये काम नहीं कर पाते, कैरेक्टर के थ्रू नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ हम स्ट्रिंग के थ्रू वो काम कर पा रहे हैं। तो यही एप्लीकेशन हो गया स्ट्रिंग का, ये एप्लीकेशन एक स्ट्रिंग का हो गया तुमको, एक सिंपल एप्लीकेशन है, आगे और देखेंगे। तो ऐसा में अभी क्या हो रहा है, एसआई तुम जा रहे हो, लेकिन यहीं पे अगर एक पॉइंटर को पॉइंट करवा दे तो हमको पता है कि स्ट्रिंग भी हमारा क्या है, एक कैरेक्टर एरे है। तो जैसे हम एरे में ट्रांसफर करते थे p+i करके, p+i हम एक बार p ले लिए और p+i को असाइन करते रहे, सेम काम यहाँ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमको मेमोरी एलोकेट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, S100 को डीएमए के थ्रू हम वो फिर यहाँ भी करवा सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू। वहां हम इंटीजर को एलोकेट करवाते थे, इंट स्टार करते थे, कैर स्टार कर देंगे हम, यूजर को कैर स्टार कर देंगे तुमको, यूजर को बोलेंगे आपको या तो हम बोलेंगे आपको कितना कैरेक्टर का अपना नाम डालना है, ये तो रिस्ट्रिक्शन हम डाल सकते हैं, उतना का हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, उतना ही मेमोरी हम एलोकेट करवाएंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू, और नाम बोलेंगे तब इनपुट करिए आपको ये, या हम यूजर को ये रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आपको इतना ही ब्लॉक का एलोकेट करना है, तो कुछ भी चीज ये कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज सारा चीज है, इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉइंटर को कोशिश करो जितना पॉइंटर पे कंफर्म, जितने पॉइंटर को ये कर सके, तो हर जगह पॉइंटर तुमको एडवांटेज देगा, हर जगह एडवांटेज ही देगा। एक यही तो डिफरेंस होता है, तुम अगर कभी जा करके देखना, ये क्या कहते हैं तुम्हारा गेक्स पर गेक्स को, वहां देखना हर एक, अगर सी का कोई भी प्रोग्राम तुम खोल करके देखोगे गेक्स पर गेक्स में, हर एक प्रोग्राम पॉइंटर के थ्रू बनाया होगा, हर एक प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू बनाया होगा, वो तुमको नहीं मिलेगा इससे, क्योंकि यही एक चीज डिफरेंस है, सी के केस में सारे को एक कोडिंग करते हैं, लेकिन एक बिगिनर और एक मिडिल लेवल प्रोग्रामर या गुड प्रोग्रामर में यही अंतर हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है। एक बिगिनर लेवल प्रोग्रामर क्या करेगा, एरे के केस में इंडेक्सिंग का यूज करेगा, वो नॉर्मल वेरिएबल को लेके चलेगा। एक गुड, उसके बाद वो सारा क्या करेगा, सारा प्रोग्राम एक ही अथी में मेन के अंदर लिख देगा, सारा प्रोग्राम मेन के अंदर लिख देगा। एक गुड प्रोग्रामर क्या करेगा, पॉइंटर का यूज करेगा एरे को, क्योंकि उसको पता है कि पॉइंटर। उसके बाद मेमोरी एलोकेशन के लिए वो डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट नहीं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करेगा। तीसरा, वो फंक्शंस का अलग अलग फंक्शंस का यूज करके अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करेगा मल्टीपल ब्लॉक्स में ब्रेक डाउन करेगा। तो ये अति होता है, इसलिए ये सब पे कहते हैं जितना से अपना प्रोग्राम आप जो लिखते हो कोशिश करो इस सब का जितना यूज कर सके, तुम अपने प्रोग्राम को फंक्शंस के थ्रू लिखो, पॉइंटर का यूज उसमें करो, जो भी प्रोग्राम कर रहे हो, अब छोड़ दो वो कि एक ही जगह पे यूज करना है, तो ये वो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रोग्राम को रीडेबिलिटी को बढ़ाएगा और जो भी चीज। तो ओवरऑल बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, तो ये चीज था। उसके बाद कहा कि वंस ऐसा होता है, हम ये पहले भी पढ़े थे कि वंस ए स्ट्रिंग इज डिफाइंड इट कैन नॉट बी रीअसाइन्ड टू अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर, कि कहा एक बार अगर स्ट्रिंग डिफाइन हो जाता है तो इसको अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर में फिर से हम रीअसाइन नहीं कर सकते। ये चीज हम पहले भी पढ़े थे कि अगर एक बार हम असाइन कर देते हैं किसी अथी को,
किसी स्ट्रिंग को, फिर हम उसको अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर से रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर का यूज करके हम ये भी कर सकते हैं। पॉइंटर नॉर्मल अच्छी केस में हम ये नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर का यूज करके यहाँ भी ये भी कर, तो यहाँ भी हमको पॉइंटर एडवांटेज दिया, यहाँ भी हमको पॉइंटर एडवांटेज दिया। पहले भी फंक्शन के केस में हमें हमको पॉइंटर एडवांटेज दे रहा था कि फंक्शन से पॉइंटर के हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं एक फंक्शन से। यहाँ भी हमको पॉइंटर एडवांटेज दिया कि हम नॉर्मल केस में एक स्ट्रिंग में अगर एक स्ट्रिंग को एक बार डिफाइन कर देते हैं तो हम उसमें फिर रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर के हेल्प से वो काम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखो कि हम कैर स्टार पी में हेलो जावा टी पॉइंट करवा दिए, तो नॉर्मल केस में अगर ये लिख दिए पी में, अगर ये नॉर्मल पी रहता तो इसमें हम फिर दूसरा कुछ असाइन नहीं करवा सकते थे, हम इसमें दूसरा कुछ असाइन नहीं करवा सकते थे। अगर उसकी तुम देखना है देख सकते हो, देखो देखो कैट एस में हम यहाँ क्या करें, हम इसमें डायरेक्ट असाइन करवा रहे हैं। हम यहाँ पे हेलो को असाइन किए, हेलो को असाइन किए, यहाँ इसका प्रिंट कर देंगे। देखो यहाँ पे जो भी था हम इसको परसेंट एस का यूज करके, एस इक्वल टू परसेंट एस का यूज करके हम क्या किए, यहाँ पे इस एस को प्रिंट कर दिए, जो भी एस था हमारा एस को प्रिंट कर दिए। अब इस एस में हम एक दूसरा वैल्यू को स्टोर करवा दिए, एस में हम हाई को स्टोर करवाए और कंपाइल के फिर से प्रिंटिंग किए। तो नॉर्मल केस में तो ये चेंज कर जाना चाहिए था, क्योंकि हम पढ़े में ओवरराइट कर जाता है। देखो यहाँ क्या होता है, कंपाइल किए, देखो वार्निंग कुछ निकल के आया, वार्निंग हमारा कुछ निकल के आया। एक तो तुम डायरेक्टली इसको असाइन नहीं कर सकते ऐसे, एक तो हम डायरेक्टली इसमें असाइन नहीं कर सकते हैं ये चीज है, तो ये चीज हम नहीं काम कर सकते हैं। और नहीं अगर हम वार्निंग को छोड़कर रन भी करते हैं तो देखो क्या होगा, एस इक्वल टू नल को चेक कर दिया। मतलब हम इसमें क्योंकि हम चेंज करना चाहिए चेंज नहीं कर पाया, सिर्फ हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा। देखो तो ये ओवरऑल जो भी थी यही चीज यहाँ कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ? यस सर। ओके, तो ये एक छोटा सा पॉइंट्स था देखो, ये एक छोटा सा क्या पॉइंट्स था कि हम पॉइंटर को कैसे यूज करेंगे। अब देखो बोला यहाँ सारा यूज वैसे ही होगा, जैसे हम एरे में यूज करते हैं पॉइंटर को, वैसे ही यहाँ भी यूज करेंगे, क्योंकि ये भी एक एरे ही है, स्ट्रिंग भी हमारा एक एरे ही है। तो जो हम सारा ऑपरेशन एरे में करते थे सेम काम है यहाँ भी करेंगे, पॉइंटर वैसे ही डिक्लेयर होगा वहां। तो ये चीज था। तो अब हम लोग आगे इसके मूव कर सकते हैं, पॉइंटर हम देखेंगे फिर अति में जहाँ, क्योंकि अब डिस्कस कुछ करना है हम लोग एरे के केस में पॉइंटर को बहुत ज्यादा डिस्कस किए हैं, तो यहाँ कुछ और यहाँ स्ट्रिंग कुछ नया नहीं है। तो पॉइंटर बोला यहाँ वैसे ही डिक्लेयर होगा जैसे हमको एरे में, नॉर्मल एरे में, इंटीजर एरे में डिक्लेयर होता था। हाँ, सारा ऑपरेशंस भी वैसे ही होंगे जैसे वहां करते थे, क्या क्या चेंजेस, तो जो भी चीज थी। अब हम लोग का आगे हम लोग मूव करते हैं। अब ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे गेट्स और पुट्स करके, तुम देख रहे हो यहाँ पे गेट्स और पुट। एक मिनट वेट करना जस्ट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ यूज कर रहे थे, तो वहां वो तो ठीक जा रहा था। लेकिन अब यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या है, तुमको इसको अथी लेने के स्ट्रिंग के केस में हमको इनपुट और आउटपुट लेने के लिए कुछ फंक्शंस है, ये stdio.h में ही है तुम्हारा, लेकिन वो फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि स्ट्रिंग अलग टाइप का तुमको है, ये नॉर्मल नहीं है, एक अलग है। तो इसलिए हमको इसके लिए क्या देख रहे हो, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है स्ट्रिंग को। यहीं से तुमको पता कि इस सब इसके लिए एक अलग ही सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, सारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, अलग हेडर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अब इसके लिए क्या, ये गेट्स और पुट्स करके दो फंक्शंस है तुमको। अब गेट का क्या काम है, तो नाम से ही तुम्हारा पता चल रहा है, गेट मतलब गेट करना है, यानी ये स्कैन करेगा तुम्हारा, स्कैनफ वाला काम ये करेगा तुमको गेट। और पुट्स का नाम ही है कि कहीं पे पुट करना, यानी प्रिंटफ करेगा। तो ये दो फंक्शंस है। अब ये दो फंक्शंस कहा कि द गेट एंड पुट आर डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल stdio.h। अब गेट और पुट फंक्शन जो है, ये दोनों फंक्शन जो हमारे स्ट्रिंग को हेल्प करते हैं, ये हमारे stdio.h में डिफाइंड रहते हैं। बोथ फंक्शन आर इन्वॉल्व इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रिंग।
अब हमारा क्या कर रहा है कि बोला ये दोनों फंक्शंस क्या है, हमारे इनपुट और आउटपुट स्ट्रिंग के इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। डिक्लेयर्ड कहाँ है, stdio.h में, यानी इनको यूज करने के लिए हमको किसी एक्स्ट्रा हेडर फाइल की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम printf और scanf यूज करते थे, यूज करने के लिए अपने stdio.h को यूज करते थे, वैसे ही हमको इसको भी गेट और पुट को भी यूज करना होगा, तो हम अपना stdio.h हेडर फाइल को ही डिक्लेयर करेंगे। तो यही चीज था। अब गेट फंक्शन क्या है, तो द गेट फंक्शन इनेबल टू यूजर टू इंटर सम कैरेक्टर फॉलोड बाय इंटर की, कि ये क्या करेगा कि हमारा गेट फंक्शन क्या कर रहा है तुम्हारा, ये एनेबल करेगा यूजर को कुछ कैरेक्टर इंटर करना, कुछ कैरेक्टर इंटर करने के लिए, फॉलोड बाय क्या, इंटर की के थ्रू। ऑल द कैरेक्टर इंटर बाय यूजर आर स्टोर्ड इन द कैरेक्टर। इसमें एक्चुअली इंटर मार मार के तुम स्टोर करवाते जाओगे, जो भी कैरेक्टर यूजर इनपुट करेगा वो तुम्हारे कैरेक्टर एरे में डिक्लेयर हो जाएगा। द नल कैरेक्टर इज एडेड टू एरे टू मेक इट ए स्ट्रिंग। उसके बाद हमको पता है कि नल कैरेक्टर स्लैश ओ जो तुम्हारा लास्ट में है वो नल कैरेक्टर था, उसको हम लोग टर्मिनेशन कैरेक्टर कहते या नल कैरेक्टर का, तो वो भी क्या होगा इसमें बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ऐड हो जाएगा। जैसे हम लोग वहां भी देखे थे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगा तुम्हारा, वहां भी होता था, यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद द गेट अलाउ द यूजर टू एंटर द स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग। उसके बाद क्या था, हमारा स्कैनफ क्या करता था, अगर स्कैनफ या %s की बात करें तो वहां पे हम लोग स्पेस सेपरेटेड नहीं कर पा रहे थे। हाँ, वो एक तरीका था हमारा /n वाला, वो एक तरीका था जिसके थ्रू हम लोग कर पाते थे, क्या हम लोग क्या करते थे, स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग को भी इनपुट ले पा रहे थे। लेकिन नॉर्मल तरीके से हम %s भी यूज करके हम स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग को नहीं इनपुट करवा पाते थे, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग। यहाँ गेट के हेल्प से हमको वैसा कुछ चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। गेट के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, यूजर से स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग को भी इंटर करवा सकते हैं। और ये रिटर्न क्या करेगा, देखो यहाँ क्लियरली पहले इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, इसलिए इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। या कैरेक्टर एरे का होगी, ये कैरेक्टर एरे को रिटर्न करेगा, एक एरे को रिटर्न कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग को रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग है गेट फंक्शन का। पैरामीटर में क्या ले रहा है, पैरामीटर भी ये तुम्हारा वो पैरामीटर में तुम्हारा स्ट्रिंग का नाम लेगा, जिसमें तुमको अपने स्ट्रिंग का जो नेम तुम डिक्लेयर किए होगे, जहां पे तुमको अपना यूजर का इनपुट करवाना है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम लेगा, इनिशियल नेम। जैसे s20 करके लिए तो गेट्स के अंदर पैरामीटर में हम s पास करेंगे, गेट s। ये और रिटर्न क्या करेगा लास्ट में, यूजर डिक्लेरेशन। देखो इसका चीज यही देखो, कैर क्या किया, कैर गेट्स कैर, ये तुम्हारा एक्चुअली दिखा रहा है, ये एक्चुअली दिखा रहा है कि गेट फंक्शन जो हमारा stdio.h में डिक्लेयर्ड है, उस फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या है वहां, ये डिक्लेरेशन क्या है stdio.h में तुम्हारे गेट्स फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या है, वहां कैसे डिक्लेयर किया गया वहां। तो ऐसे ही तो हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हमको जो भी फंक्शन लिए उस फंक्शन का हमको रिटर्न टाइप बताते हैं, उस फंक्शन का नाम, उसका पैरामीटर, उसमें हम कौन कौन से पैरामीटर सेमीकोलन। देखो इसमें क्या है, ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक कैरेक्टर एरे को ये रिटर्न करेगा। साइज क्या दिया है, साइज कुछ नहीं डाला है, देखो क्योंकि ऐसा तो कोई फिक्स्ड नहीं है। जब प्रोग्रामर बना रहे थे तो उनको तो ये तो नहीं है कि फिक्स है कि नहीं ये हमारा गेट फंक्शन सिर्फ 20 कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग पे वर्क करेगा या 40 कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग पे, तो उनको पता नहीं है कि यूजर कितने स्ट्रिंग इनपुट करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया। एम्प्टी छोड़ने का मतलब हो गया कि अब ये उन सारे स्ट्रिंग पे वर्क करेगा जितना तुमको यूजर इनपुट करेगा। यूजर जितना इनपुट करेगा उतना ये रिटर्न करेगा, उतना कोई ये इनपुट लेगा। ये हम एरे में बताए थे कि अगर तुमको जब फंक्शन में हम एरे को पास करते हैं, तो अगर तुम एरे का फंक्शन में जब एरे को पास करें तो अगर एरे का साइज दे देते हो तो वो 10 कैरेक्टर को ही लेगा इनपुट, या वो 10वां कैरेक्टर को इनपुट लेगा। और नहीं अगर उसका ब्रैकेट को ओपन छोड़ देते हैं तो अब जितना तुम डालते जाओ वो सारे को इनपुट लेते जाएगा, तुम्हारा फंक्शन में वो सारा पास होते जाएगा। ये चीज था। अब देखो ये कैसे किया, सेम वही चीज है, void main char s30 और उसके बाद printf बोला enter the string, enter the string बोला। अब यहाँ पे तुम printf के तो देखो कर रहे हैं अभी printf के थ्रू ही, अब printf गेट के थ्रू ये क्या किया, गेट किया और पैरामीटर में क्या किया, सिर्फ s को पास किया क्योंकि s मेरा ये था, और उसके बाद फिर प्रिंट कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे हो गया enter the string java t point is best, you have java t point is you have entered java t point। तो ये चीज यहाँ अब क्या कर रहा है, वही काम हो रहा है। ये
एक गेट्स के अंदर एक्चुअली डिफिनीशन तुम कहोगे कि सर क्या था, यहाँ वही काम होगा, वही परसेंट एन वाला जो हम किए हैं वही चीज था, लेकिन वो चीज हमको समझना था इसलिए हम गेट डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे। अब उसके बाद कहा कि ये तो ठीक था, लेकिन द गेट फंक्शन इज रिस्की टू यूज सिंस इट डज नॉट परफॉर्म एनी एरे बाउंडिंग चेक एंड कीप रीडिंग द कैरेक्टर अंटिल न्यू लाइन इज इनकाउंटर। देखो यही काम तो हम स्लैश एन में भी करते थे, परसेंट स्लैश एन वाला जो करते थे वहां भी क्या करता था, वो तब तक तुम्हारा इनपुट ले एरे बाउंड को नहीं चेक करता था, एरे बाउंड को चेक नहीं करता था। एरे बाउंड इन सेंस का मतलब कि तुम्हारा ये जो एस है, एस का तुम क्या साइज डिक्लेयर किए हो, जैसे यहाँ 30 की हो, ये 30 के बाद 30 कैरेक्टर के बाद भी इनपुट लेते रह जाएगा। ये तुम्हारा गेट्स की अगर बात करें या वहां हम स्कैनएफ की बात करें थे स्लैश एन के थ्रू जो हम कह रहे थे, 30 कैरेक्टर के बाद भी क्या करता था, तुम्हारा इनपुट लेते रह जाएगा, क्योंकि ये चेक नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा चेक नहीं कर रहा है कि इसका अपर बाउंड कितना है, ये क्या है, ये नहीं कर रहा है। तो कहा अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा, इट सफर फ्रॉम बफर ओवरफ्लो व्हिच कैन बी अवॉइडेड बाय एफकेट्स। अब कहा है ये बफर ओवरफ्लो क्या होता है, बफर एक तुम्हारे प्रोग्रामिंग के भाषा में अगर देखोगे तो बफर होती है मेमोरी, वो मेमोरी जिसमें हम लोग इनपुट लेते हैं, हम लोग वो मेमोरी हमारी होती है जिसको हम लोग इनपुट लेते हैं। देखो बफर क्या होती है, एक एरिया होती है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वो एरिया रिजर्व रहती है के लिए तुमको, ये वो एरिया रिजर्व रहती है तुमको इनपुट लेने के लिए। देखो क्या है, ए बफर इज ए टेम्पोररी एरिया, टेम्पोररी यूज्ड टू स्टोर इनपुट एंड आउटपुट कमांड। तो हमारे क्या आती है, हमारे लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, सी की बात ही नहीं, सारे लैंग्वेज में बफर एक टेम्पोररी एरिया होता है जहां जो क्या होता है, रिजर्व रहता है तुम्हारे इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। क्योंकि हमको पता है इनपुट और आउटपुट तो सिर्फ टेम्पोररी है, टेम्पोररी है, उनको सिर्फ टेम्पोररी टाइम के लिए है, क्योंकि जब तक प्रोग्राम रन करेगा तब तक के लिए है। प्रोग्राम तुम जैसे बंद करते हो तुम्हारा इनपुट आउटपुट सारा डिलीट हो जाता है, तो टेम्पोररी है। इसलिए उसके लिए क्या किया गया, एक स्टोरेज एरिया क्रिएट किया गया, एक स्टोरेज एरिया क्रिएट करते हैं किया गया, वो स्टोरेज एरिया को हम लोग बफर कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बफर उसको कहे तो बफर का क्या होगा, बफर की साइज होगी, साइज क्या होगी जो हम डिक्लेयर, जो हम लोग असाइन करते हैं, यहाँ हम लोग जो असाइन कर रहे हैं, या यहाँ की बात करें हम लोग, यहाँ जो असाइन कर रहे हैं S30 कर रहे हैं, इस बफर का साइज क्या हो जाएगा 30 बाइट, क्योंकि हम बोल दिए मैं कि मेरा थी का साइज थी है, तो ये बफर की साइज 30 बाइट ही होगी हमारा। अगर यहाँ तुम S50 कर दोगे तो बफर की साइज 50 बाइट होगी। तो बफर का साइज डिपेंड करेगा कि तुम कितना वेरिएबल ले रहे हो, कैसा वेरिएबल ले रहे हो, उसका साइज क्या ले रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। तो यही बोला कि गेट फंक्शंस था या स्कैनफ के थ्रू जो हम इनपुट ले रहे थे, तो ये सब क्या करते थे, हमारा अपर बाउंड को चेक नहीं करते थे, अपर बाउंड को चेक नहीं करते हुए तब तक इनपुट लेते रहते थे जब तक न्यू लाइन कैरेक्टर उसको नहीं मिले। तो इससे क्या होता था, बफर ओवरफ्लो हो गया। बफर ओवरफ्लो वही कि हमारा जितना साइज डिक्लेयर है उससे ज्यादा में इनपुट ले रहा है। ओवरफ्लो मतलब क्या हो गया, जितना हमारा कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा हम इनपुट ले ले, उससे ज्यादा का इनपुट ले ले या उससे ज्यादा वर्क करे, तो वो हमारा ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक और फंक्शन आते हैं एफ गेट करके, एफ गेट्स क्या बोले, ये गेट्स फंक्शन था जो ये इसको ये काम नहीं कर पा रहा था। देखो अब यहाँ क्या था, पहले स्कैनएफ था, स्कैनएफ के साथ प्रॉब्लम थी कुछ की हमको उसमें अगर हमको स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग को लेना रहता था तो उसमें हमको उसको फॉर्मेटिंग करना पड़ता था, कुछ स्पेशल फॉर्म। अब बोला कि नहीं, आपको स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग के लिए आपको फॉर्मेटिंग करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट गेट्स को यूज कर लीजिए, ये सारे पे नॉर्मल स्ट्रिंग पे भी वर्क करेगा, स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग पे भी वर्क करेगा, आप डायरेक्ट इसको यूज कर लीजिए। ये हुआ, गेट्स जब यूज करना चालू किए तो गेट्स के साथ भी हमको प्रॉब्लम आई, गेट्स के साथ भी हमको कुछ प्रॉब्लम आई, हमको प्रॉब्लम आई कि ये क्या कर रहा है, कोई भी अपर बाउंड चेकिंग नहीं कर रहा है, बाउंड चेकिंग नहीं कर रहा था, इससे क्या हो रहा है, हमारा बफर ओवरफ्लो हो जा रहा है, तो जो एक हमारे लिए डेंजरस है या रिस्की है। तो फिर बोला इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, एक और फंक्शन आता है एफ गेट्स करके। तो द एफ गेट्स मेक श्योर दैट नॉट मोर देन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैरेक्टर आर रीडेड। अब एफ गेट फंक्शन क्या करेगा, ये श्योर करेगा कि तुम्हारा जो रीडिंग हो रहा है, तुम जो रीड कर रहे हो यूजर के इनपुट को, वो इनपुट तुम्हारा ज्यादा नहीं होना चाहिए साइज से, ये उतने ही कैरेक्टर को इनपुट लेगा जितना तुम्हारा साइज रहेगा बफर का। जैसे यहाँ अगर 20 डाल दिए तुम, यहाँ 20 अगर डाल दिए
तो ये 20 कैरेक्टर को ही लेगा, 20 के बाद 21वां को तुम इनपुट करते जाओगे, लेगा ही नहीं तुम्हारा। ऐसा नहीं कि इनपुट नहीं होगा, इनपुट होगा लेकिन वो नहीं लेगा तुम्हारा, उसके बाद के कैरेक्टर को छोड़ देगा, क्योंकि ये चेकिंग कर रहा है तुम्हारा। एफगेट फंक्शन चेक कर रहा है तुम्हारा, हर बार चेक कर रहा है कि अच्छा ये साइज कितना है, साइज कितना है, ये साइज कितना है, इससे थी में। अब देखो जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल, यहाँ बोला तो उसके बाद क्या था, यहाँ जैसे बोला इंटर द स्ट्रिंग, यूजर क्या इनपुट कर दिया, जावा टी पॉइंट इज बेस्ट वेबसाइट, ये जावा टी पॉइंट इज ए बेस्ट वेबसाइट इंटर किया, लेकिन प्रिंट क्या हुआ, जावा टी पॉइंट इज द बी तक ही इनपुट हो गया, इतना पार्ट हमारा इनपुट ही नहीं हुआ, इतना पार्ट हमारा इनपुट ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ तक बी तक ही क्या हुआ, 20 साइज पूर गया, 20 कैरेक्टर का जो लिमिट हम सेट किए थे वो हमारा बी तक ही कंप्लीट हो गया, बी के आगे इसलिए रीड ही नहीं किया। क्लियर है? हेलो, तो अब देखो उसके बाद क्या हुआ, तो अब ये हुआ, अब इसका ये इनपुट क्या है, रिटर्न टाइप इसका पता है कि ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इनपुट ले रहा, या रिटर्न टाइप इसका हमको पता चल गया कि ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, फंक्शन पता है। पैरामीटर में ये क्या कर लेगा, ये 3 पैरामीटर को लेती है, तुम्हारे 3 पैरामीटर को लेगी, देख लो str20 और str है, तो हमारा जो fget फंक्शन है, fget फंक्शन 3 पैरामीटर को लेता है। पहला तुम्हारा स्ट्रिंग का नाम, जहां पे तुमको स्टोर करवाना है, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक ले रहे हैं कैर str, या कुछ भी लो, कोई भी ले लो, कैर नेम ही लेते हैं, कैर नेम 20 साइज का मान लो हम नेम लिए, तो हमारा यहाँ पे इस स्ट्रिंग का नाम हो गया नेम, एफगेट्स में पहला पैरामीटर पास होगा हमारा नाम, इसका नेम हो गया। दूसरा पैरामीटर इसमें क्या पास होगा, तुम्हारा साइज, इस कैरेक्टर का साइज हम 20 दिए हैं, यह साइज, यहाँ 30 दे दोगे 30 रीड करेगा, लेकिन हमारा 20 क्यों इससे मैच करता हो, ये साइज। और तीसरा पैरामीटर stdin, स्टैंडर्ड। अब देखो यहाँ 2 मोड होती है, 2 मोड की अगर हम बात करें, ये 2 मोड पढ़ोगे, फाइल हैंडलिंग जाओगे तो वहां मोड पढ़ोगे, तो यहाँ 2 ही मोड, स्टैंडर्ड इन, बोलो stdin क्यों लिखते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट, हम उसको मोड बता रहे हैं, fget को हमको बताना पड़ता है कि fget है ना कि कौन से मोड में वर्क करेगा। stdin 2 मोड होती है, अभी stdin मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, एक और मोड होगा std, जब जो तुम f पुट सभी यूज आगे करेंगे, stdout स्टैंडर्ड आउटपुट, ये 2 मोड है, ये सब जब फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे तो वहां मोड पढ़ोगे अलग अलग, ये हमको एक्चुअली बताना पड़ता है fget को कि हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन क्या करेगा, तो stdin लिख करके हम बताए कि हम यहाँ इनपुट लेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट लेंगे। क्लियर हो रहा है? हम यहाँ पे तो ये 3 पैरामीटर को ये fget हमारा 3 पैरामीटर को इनपुट लेती है, पहला कि हमको स्ट्रिंग का नाम, दूसरा उसका साइज, और तीसरा हमको मोड बताते, तो यहाँ तुमको ज्यादा याद नहीं रखना, यहाँ तो ही तुम याद रखना कि जब fget को यूज करोगे तो तुम stdin लिखोगे, और fputs को यूज करेगा आगे, अभी हम पुट्स देखेंगे वहां, तो वहां भी fputs आएगी, fputs, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, std आउट, वहां जैसे ये हम नेम को ही प्रिंट करना है तो नेम, और stdout स्टैंडर्ड आउटपुट, ये चीज तुम्हारा होगा। तो ये 2 ही मोड को तुम अभी याद रखो, stdin और stdout, तो ये हो गया, ये क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो अब आगे, तो हम आगे हम लोग मूव करते हैं कि अगला क्या हमारा पुट्स है, हमारा अगला पुट्स है। द पुट फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू printf फंक्शन। अब बोला हमारा पुट्स फंक्शन क्या है, बहुत सिमिलर है तुम्हारे printf फंक्शन से, हमारा पुट्स फंक्शन जैसे printf। The puts function is used to print the string on the console which is previously read by gets or scanf function।
अब हमारा पूरा पुट्स फंक्शन का यूज करके हम लोग का इसके हेल्प से हम लोग अपने स्ट्रिंग को कंसोल पे प्रिंट करते हैं, जो कि प्रीवियसली गेट्स या स्कैनफ फंक्शन के द्वारा रीड हुआ था। पुट्स का यूज करके हम लोग अपने स्ट्रिंग को कंसोल पे प्रिंट करते हैं, जो प्रीवियसली गेट और स्कैनफ के द्वारा रीड हुआ था। पुट्स फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर बीइंग प्रिंटेड ऑन द कंसोल। अब देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है, गेट्स फंक्शन हमको रिटर्न करता था कैरेक्टर एरे को, ये एक इंटीजर को रिटर्न करता है, ये एक इंटीजर को रिटर्न करता है, और वो क्या करेगा कि आपको कितने कैरेक्टर को प्रिंट करना है ये चीज को ये रिटर्न करता है। हमारा पुट्स फंक्शन कितने कैरेक्टर को तुमको प्रिंट करना है उसको रिटर्न कर रहा है। तो ये कहा द पुट्स फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर बीइंग प्रिंटेड ऑन द कंसोल। हमारा पुट्स फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करेगा कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर हमको कंसोल पे प्रिंट करना है। Since it prints an additional new line character with the string which move the cursor to the new line on the console, the integer value returned by puts will be always equal to number of character plus 1। अब यहाँ क्या करता है, ये हमारे पता था स्ट्रिंग के केस में हम लोग देखे थे कि वो एक तुमको स्पेस को भी काउंट करते हैं, और ये क्या करेगा तुम्हारा पुट्स फंक्शन के थ्रू जब प्रिंट करोगे तुम तो वो तुम्हारा प्रिंट तो करेगा कैरेक्टर को, और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या करेगा तुम्हारे कर्सर को न्यू लाइन पे भेज देगा। पुट्स के थ्रू हम बोले जब हम लोग रीड करते हैं तो ये रीड तो करेगा, जैसे यहीं पे हम देखो क्या किए। चलो यहाँ पे देखते हैं इसी की बात। S20 हम लिए, मालूम S20 का ही लेते हैं, और यहाँ गेट्स के थ्रू हम ले रहे हैं। गेट्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी गेट ही यूज कर रहे हैं। गेट के थ्रू S को हम लिए और पुट्स के थ्रू हम प्रिंट कर रहे हैं। देखो अब ये सब बोल जा रहे हैं, पुट्स के थ्रू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल किए, कंपाइल हो गया सक्सेसफुल। ओके हाँ, एक चीज देखो अब यहाँ क्या होगा कि गेट्स के अंदर हम कुछ मैसेज तो पास नहीं कर रहे हैं और न कर सकते हैं, तो इसके पहले हमको मैसेज देने के लिए भी हम प्रिंटफ का ही यूज करेंगे, इंटर स्ट्रिंग। हम क्योंकि हमको मैसेज प्रिंट करने के लिए हमको पता है सी में पुट प्रिंटफ ही यूज होता है, और गेट्स के अंदर हम कुछ मैसेज नहीं पास कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटर स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, ताकि हम वो कंसोल पे यूजर को पता तो चलेगा। अच्छा ये खुला हुआ है ओपन प्रिंट, या देखो कंपाइल किए, रन कर रहे हैं। अब ये दिया कि इंटर स्ट्रिंग दिए, देखो ये ऑटोमेटिकली रीड किया, और यहाँ पे अगर हम देखते अभी अगर हमको दूसरा कोई लेना रहता तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चला जाता। पुट्स हमारा क्या करता है, न्यू लाइन पे तुमको एक चीज करते हैं। देखो यहाँ पे हम इसके बाद क्या करें, प्रिंटफ हेलो। हमको ये देख रहे हैं कि क्या ये हेलो जो है वो न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है कि इसी के बाद प्रिंट हो रहा है हमारा, जो भी हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसके बाद हमारा, या चलो एक क्या करते हैं, हम यहाँ पे वर्ल्ड लिखते हैं और हम इनपुट में क्या देंगे, हेलो देंगे। तब देखते हैं कि या हेलो और वर्ल्ड जो था वो अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो रहा है कि एक लाइन पे प्रिंट हो रहा है। देखो हम इसमें हेलो को दिए, देखो ये ऑटोमेटिकली हम न्यू लाइन पे प्रिंट हो गया। क्लियर हो रहा है हमारा, ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हम तो कहीं न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं ऐड किए थे, ना हम गेट्स में न्यू लाइन कैरेक्टर यूज किए, ना पुट्स में यूज किए, ना प्रिंटफ में, कहीं हम न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या कर रहा है, पुट्स जो है ये पुट्स तुम्हारा मैसेज जो भी तुम इनपुट ले रहे हो उसको तो प्रिंट कर रहा है, और साथ ही साथ न्यू लाइन कैरेक्टर को भी प्रिंट कर रहा है। न्यू लाइन कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्रिंट कर रहा है, इसलिए तुम्हारा वो न्यू लाइन पे चला जा रहा है। तो यही बात यहाँ पे इतने लाइन में बोला जा रहा है, इतना जो लाइन है इतने लाइन में वही बात बोला जा रहा है, क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करता है, एक एडिशनल पुट्स क्या करता है, एक एडिशनल न्यू लाइन कैरेक्टर को भी प्रिंट करता है। इसलिए इसके द्वारा जो भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न किया जाएगा वो हमेशा तुम्हारे इंटीजर में जितना कैरेक्टर प्रेजेंट है उसका एक ज्यादा होगा। अगर तुम जो कैरेक्टर इनपुट करवा रहे हो उसमें अगर 10 कैरेक्टर है तो तुम ये पुट्स हमेशा 11 रिटर्न करेगा, पुट्स 11 रिटर्न करेगा। अगर तुम्हारे उसमें 20 है पुट्स 21 प्रिंट करेगा। यही बोला कि इसलिए ये बोला कि अगर जो भी ये इंटीजर रिटर्न करता है पुट्स इंटीजर वैल्यू वो हमेशा एक ज्यादा होगा तुम्हारे स्ट्रिंग से। क्लियर है?
हाँ, तो ये चीज थी, ये चीज था। अब इसके बाद देखो, अच्छा, ऐप पुट्स की यूज ही नहीं, ऐप पुट्स है एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली वो ऐप पुट्स, क्योंकि हमको ऐप पुट्स से सिर्फ एग्जिस्ट करता है, ऐप पुट्स नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि यहाँ हमको फॉर्मेटिंग करना इसलिए पड़ा था गेट के केस में। गेट के केस में हमको फॉर्मेटिंग इसलिए करना पड़ता क्योंकि वहां पे हमको देख रहे थे बफर में पुट्स तो सिर्फ प्रिंट कर रहा है, और हमको पता है पुट्स उतना ही प्रिंट कर रहा है जितना हम इनपुट कर रहे हैं, इसलिए एफ पुट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है हमारा, एफ पुट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये बात यहाँ छोड़ दो, एफ पुट्स कुछ होता ही नहीं, हम सिर्फ एफ गेट सी यूज करते हैं। तो ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस थे जिसकी हेल्प से हम लोग थी। यहाँ तक डाउट किसी को कहीं पे समझने में? चलो एक बार और कनेक्ट होते हैं।